अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो उसमें जो नर्वस सिस्टम है उसमें सब टॉपिक जो हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम के एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारी जो बुक है उसमें भी मेनली 3 मेजॉरिटीज़ के लिहाज से जो डिसऑर्डर्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो हम भी उन्हीं डिसऑर्डर्स को जो है कुछ उनके मेन पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे कि जो नर्वस डिसऑर्डर्स हैं वो हैं क्या और किस वजह से होते हैं, उनका ओरिजिन क्या है। ठीक है, इस चीज़ को जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट डिसऑर्डर है वो है पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़, ठीक है जी। याद रखें कि ये जो आपको नाम नज़र आ रहा है पार्किंसंस का, ये जो है ये नाम लिया गया एक साइंटिस्ट से। ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया डिज़ीज़ को, ठीक है। और फिर इस बेस के ऊपर इसका नाम जो है वो रख दिया गया पार्किंसंस डिजीज़। तो ये जो पार्किंसन है ये नाम है साइंटिस्ट का, जिन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ ऐसी सिचुएशंस को उन्होंने जो है वो डिस्कस किया जो कि ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर से। तो फिर उस कंडीशन को जो इन्होंने डिस्कवरी की तो उसको फिर नाम रख दिया गया पार्किंसंस डिजीज़ का। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें है क्या चीज़। पार्किंसंस डिजीज़ की अगर आप सबसे पहले बात करें तो हम इसे आइडियोपैथिक डिजीज़ भी कहते हैं। आइडियोपैथिक डिजीज़ इसको ये भी कहा जाता है, ठीक है जी। अब इसे ये आइडियोपैथिक डिजीज़ क्यों कहा जाता है, ये इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ इसके बारे में कि इसको आइडियोपैथिक डिजीज़ भी कहा जाता है। उसकी वजह क्या है कि जो ये डिज़ीज़ है इसका जो कोज़ है, इसका कोज़ वो ये कंसिडर किया जाता है कि इसका कोई नाउन कोज़ नहीं है, कोज़ इज़ अननाउन, ठीक है जी। तो अननाउन कोज़ की वजह से इसे हम आइडियोपैथिक डिजीज़ भी बोलते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ आइडियोपैथिक डिजीज़। और ये एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है, डीजेनरेटिव टाइप ऑफ डिजीज़, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको आपने जो है वो याद रखने हर लिहाज से कि पार्किंसंस डिजीज़, इसमें ये नेम साइंटिस्ट का है, ठीक है, और आइडियोपैथिक डिजीज़ है और डीजेनरेटिव टाइप ऑफ डिजीज़ है, ठीक है जी। मैं आपको बताता हूँ कि ये डीजेनरेटिव है क्या। हम अगर ब्रेन को देखें, अपने ब्रेन को, तो हमारा जो ब्रेन है इसके 3 पोर्शंस हैं, 3 पार्ट्स हैं, जैसे फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन में जो हमारा पोर्शन है मिड ब्रेन का, मिड ब्रेन, ठीक है जी, इस मिड ब्रेन का एक पोर्शन है जिसे हम कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा, ठीक है जी। इस पोर्शन के अंदर मौजूद होते हैं सेल्स। कौन से सेल्स? जो कि डोपामीन की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है जी। ब्रेन में मौजूद 3 पोर्शन, जिसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का एक पोर्शन है सबस्टेंशिया नाइग्रा, इसके अंदर मौजूद होते हैं सेल्स, ठीक है। ये सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं कि डोपामीन प्रोडक्शन सेल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे सेल्स होते हैं जो डोपामीन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, जिनसे डोपामीन जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स जो कहाँ पे मौजूद होते हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा में, और ये पोर्शन किसका है, मिड ब्रेन का। अब ये जो सेल्स हैं इनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। जब ये सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है तो इन सेल्स की डेथ की वजह से जाहिर सी बात है कि इन सेल्स का काम क्या है कि इन्होंने डोपामीन की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है तो इन सेल्स के डेथ की वजह से जो डोपामीन है इसकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो जब ये डोपामीन की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है तो इससे हमारा जो ब्रेन है उस पर बहुत जो है वो गहरा असर पड़ता है और
तकरीबन आप ये समझ लें कि इसमें जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है वो उस डिसऑर्डर को हम फिर कहते हैं कि इट इज़ अ पार्किंसंस डिजीज़। ठीक है, ये इसका एक छोटा सा मैकेनिज़्म है, इसको आप याद रखें। ठीक है, कि ये ब्रेन के किस पार्ट को अफेक्ट करती है, और ये जो है ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए ये तो हमने बात कर ली कि ब्रेन के किस पार्ट में किस जगह पे कौन से सेल्स जो है उनकी डेथ होती है, और डेथ की वजह से क्या चीज़ जो है उसमें कमी आती है और ये डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट होता है। अब हम इसका रिवर्स देखें तो अगर हम जेनेटिक इफेक्ट देख लें थोड़ा सा, तो जेनेटिक इफेक्ट हमें ये बताता है कि क्योंकि जो अगर हम जेनेटिक्स की बात करते हैं ना, जो जेनेटिक्स हैं, तो जेनेटिक्स हमें ये बताता है कि कहीं पे भी कोई पॉइंट म्यूटेशन आ सकती है। ठीक है जी, लाइक अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम कहते हैं अल्फा सिन्यूक्लिन। ठीक है जी, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है जी, तो अगर इसमें भी जो है वो ये हमारी बॉडी में मौजूद होता है अल्फा सिन्यूक्लिन। ठीक है जी, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है जी, तो अगर तो इसमें कोई म्यूटेशन आ जाए तो इसका भी सीधा इफेक्ट जो है वो इनके ऊपर होता है कि सेल्स की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है इस हवाले से भी और इस कंडीशन के हवाले से भी। ठीक है जी, अच्छा अब हम अगर इसका ट्रीटमेंट की बात करें, इसके जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो इसका हम रिवर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम इनिशियल बात करें तो इनिशियली अगर हम देखें तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं एल डोपा के ज़रिए। ये केमिकल सब्सटेंस है जो इसके लिए यूज़ किया जाता है। एल स्टैंड्स फॉर लीवो। ठीक है जी, मीन लीवो डोपा। तो अगर तो बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाए कि हम इसको किस फैक्टर किस केमिकल सब्सटेंस को यूज़ करते हुए इसको ट्रीट कर सकते हैं, और ऑप्शन में एक तो ये लिखा हो एल डोपा और दूसरे में लिखा हो लीवोडोपा, तो ये दोनों जो है वो सेम ही है। ठीक है, तो इसको आपने जो है वो याद रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी कुछ यूज़ होते हैं, जैसे डोपामीन एगोनिस्ट्स। डोपामीन एगोनिस्ट्स, ठीक है जी, इनका भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो इनका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो ये जो सब्सटेंस है, क्योंकि जो डोपामीन है इसे सम टाइम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है जी, तो इसकी कमी की वजह से ये सारा कुछ जो है वो परफॉर्म होता है, और इसके ट्रीटमेंट में हम इन चीज़ों का जो है वो यूज़ करते हैं। तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये इडियोपैथिक टाइप ऑफ डिजीज़ है जिसका जो कोज है वो अननोन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, पर जैसे कि अगर आप जेनेटिकली तौर पर देखें तो आपको बहुत से इसके कोजेज़ जो है वो मिलेंगे भी, पर इसको इडियोपैथिक टाइप ऑफ डिजीज़ भी कहा जाता है। ठीक है जी, वो मैंने आपको बता दिया क्यों। और इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि ये जो डिज़ीज़ है इसके अंदर कौन से यानी कि जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्रिएट होते हैं। अब हम कुछ सिम्टम्स की बात करें तो अगर हम अपनी बुक को भी फॉलो करें तो इट इज़ अ नर्वस डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द इनवॉलंटरी ट्रिमर्स। ट्रिमर्स जो है ये आप यही समझ लें कि जैसे कि इनवॉलंटरी एक्शंस हैं कि मोस्टली जो ट्रिमर्स हैं ये अक्सर होते हैं हमारे हेड्स वगैरह में, और ये टू एंड फ्रो मोशन होती है हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी, लाइक जो कंट्रोल में नहीं रहते फिर। ठीक है जी, डिमिनिश्ड मोटर पावर एंड रिजिडिटी। मोटर पावर जो है वो बहुत कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो सेल्स हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, जिसका सीधा इफेक्ट जो है वो ब्रेन पे होता है। The mental faculties are not affected. The disease is believed to be caused by the cell death in a brain area that produces dopamine. Onset of disease is usually in 50s and 60s. ये एज भी आपने जो है वो याद रखनी है। The disease is slowly progressive. The patient may live for many years. The disease may result by head trauma. Effective drugs are available such as L-Dopa. यहाँ पे मैंने आपको बताया, और इसके अलावा ये जो डोपामीन एगोनिस्ट्स, ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम कहते हैं ग्लायल सेल लाइन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर हैज़ बीन शोन टू बूस्ट अपटेक ऑफ डोपामीन। ठीक है जी, ये भी क्या करता है, लेवल की जो डोपामीन है उसकी जो प्रोडक्शन है उसको जो है वो बूस्ट अप करता है। व्हेन डिलीवर्ड टू लैब rats and monkeys, DDNF may be used in near future for humans in the treatment of this disease। ठीक है जी, तो फ्यूचर में जो है वो इस फैक्टर को जो है वो
ह्यूमन बीइंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, और मैंने आपको ये भी सारा गाइड कर दिया कि ब्रेन के किस पोर्शन में जो है ये इसका इफेक्ट होता है और ये डिज़ीज़ बेसिकली है क्या। ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारी जो डिज़ीज़ है तो अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ की जो हम बात कर रहे हैं, तो अल्ज़ाइमर्स की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये भी जो डिज़ीज़ है ये एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर ही है, जैसे कि आपकी बुक जो है वो भी फॉलो कर रही है, जिसमें जो अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ वह फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय अलोइस अल्ज़ाइमर इन 1907। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद रखना है। यहाँ तो इसकी डेट भी पूछी जा सकती है और इसके अलावा जो साइंटिस्ट का नेम है वो भी पूछ लिया जा सकता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये जो अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ है ये है क्या। ठीक है जी। जैसे कि ऑलरेडी तो आप जानते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ नर्वस डिसऑर्डर, कि ये भी नर्वस डिसऑर्डर का एक टाइप है। ठीक है। अब इसमें है क्या, लाइक अगर हम बात करें ब्रेन की, हम ये देख लेते हैं इसमें कौन सा पार्ट जो है वो अफेक्ट होता है। ब्रेन में एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है जी। अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स मोस्टली इसके अंदर जो सेल्स हैं, होता क्या है कि ये इसमें भी सेल्स की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाती, या उनकी जो लॉस है, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स जो हैं उनका लॉस होना शुरू हो जाता है यहाँ पे, यानी कि इस रीजन के अंदर लॉस ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है जी। इस रीजन के अंदर न्यूरॉन्स जो है इनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है जी। तो जब न्यूरॉन्स का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो इसकी वजह से जो ये पोर्शन है ये बिल्कुल डिफेक्ट हो जाता है और इसका सीधा इफेक्ट जो है वो फिर ब्रेन पे होता है। और इट इज़ अ टाइप ऑफ डिज़ीज़ कि ये एक ऐसी टाइप की डिज़ीज़ है जो कि ये एक इस किस्म की डिज़ीज़ है जो कि क्लोजली रिलेट करती है डिमेंशिया से। ठीक है जी। यानी डिमेंशिया से। डिमेंशिया है क्या, डिमेंशिया जो है ये लॉस ऑफ मेमोरी है, लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है जी। तो अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ इज़ क्लोजली रिलेटेड टू डिमेंशिया विच इज़ आल्सो नाउन एज द लॉस ऑफ मेमोरी, जिसमें मेमोरी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको आप ये समझ लें कि कुछ ज़्यादा तौर पर वो कोई चीज़ जो है वो याद नहीं रख सकते ज़्यादा देर तक। ठीक है। और जो पार्ट इफेक्ट होता है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। ठीक है जी। लॉस ऑफ न्यूरॉन्स की वजह से। अब इसमें होता क्या है कि इसमें ये सारा कुछ लॉस ऑफ न्यूरॉन क्यों होता है, इसमें एक प्लॉक मटेरियल जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। ये प्लॉक मटेरियल जो है अगर हम इसको देखें तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। जो प्लॉक मटेरियल है ये होता है अबाउट, एक प्रोटीन है, लार्जर प्रोटीन, उसके स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है। जिसे हम कहते हैं अमाइलॉइड पेप्टाइड। अमाइलॉइड पेप्टाइड। ठीक है जी। तो ये अमाइलॉइड पेप्टाइड जो है ये तो क्योंकि अमाइलॉइड पेप्टाइड जो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं एक लार्जर प्रोटीन के, तो ये जो अमाइलॉइड पेप्टाइड है इसकी डिपोजिशन की वजह से जो ये सारा पार्ट है वो अफेक्ट होता है। ठीक है। जिसमें न्यूरॉन्स की जो कमी है वो होना शुरू हो जाती है, और क्योंकि न्यूरॉन्स की कमी होगी तो फिर जाहिर सी बात है जो डिमेंशिया है इसी की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी। ठीक है। इन अल्ज़ाइमर्स डिजीज़। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे कि देयर इज़ अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू द डिजीज़ इन सम पीपल, सो इट टेंड्स टू रन इन फैमिलीज़। ठीक है जी। देयर इज़ आल्सो एविडेंस दैट हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम में कंट्रीब्यूट टू द ऑनसेट ऑफ दिस डिजीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसमें एल्यूमिनियम जो है वो इन्वॉल्व है, तो वो अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ है। ये पास्ट पेपर का जो क्वेश्चन है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देयर इज़ आल्सो डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन विद एज, के एज के साथ साथ जो है वो जो ब्रेन का फंक्शन है उसमें भी डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है।
फर्दर हम जो नेक्स्ट अपनी डिजीज़ है एपिलेप्सी उसके ऊपर आते हैं। अगर हम अल्जाइमर डिज़ीज़ की बात करें तो अल्जाइमर डिज़ीज़ जो है इसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको डायग्नोसिस करें तो MRI का जो प्रोसेस है इसको परफॉर्म करके हम इसे डायग्नोस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी आप याद रख लें। और इसके बाद हम बात करते हैं एपिलेप्सी की। एपिलेप्सी, ठीक है जी। अब ये एपिलेप्सी है क्या? एपिलेप्सी इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ नर्वस डिसऑर्डर। नर्वस डिसऑर्डर का एक टाइप है। इसमें होता क्या है, इसमें एपिलेप्टिक सीजर्स जो है वो शुरू हो जाते हैं। एपिलेप्टिक सीजर्स, ठीक है जी। जैसे कि इट इज़ वन ऑफ द कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स ऑफ नर्व्स विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय अब्रप्ट ट्रांसिएंट सिम्टम्स ऑफ मोटर, सेंसरी, साइकिक और ऑटोनॉमिक नेचर, फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद चेंजेस इन कॉन्शियसनेस। के जो पेशेंट है वो फिर जो है वो कॉन्शियसनेस में नहीं रहता, यानी कि उसे आप ये समझ लें कि उसे किसी चीज़ की होश नहीं रहती। ठीक है जी। These changes are believed to be secondary to sudden transient alteration in brain function associated with excessive rapid electric discharges in the gray matter. The onset of epilepsy is usually before age 30. Late age onset suggests organic disease. In some patients, emotional disturbances play a significant trigger role. Electroencephalography EEG ये डायग्नोस करने के लिए यूज़ की जाती है। is the most important test in the study of epilepsy. Anticonvulsant drugs are used. Alcohol aggravatives epilepsy, so person suffering from epilepsy should avoid alcohol. ठीक है जी। तो क्योंकि अगर आप देखें तो अल्कोहलिक सब्सटेंसेस जो हैं वो एपिलेप्सी को बढ़ा देते हैं, यानी इसकी जो कंडीशन होती है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं एपिलेप्सी को। तो इस वजह से जो पेशेंट है उसको अवॉइड किया जाता है कि वो अल्कोहलिक सब्सटेंसेस जो है उनसे अवॉइड करे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इस कंडीशन में मोस्टली जो पेशेंट होता है, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम एपिलेप्टिक सीजर्स जो होते हैं ये अटैक होते हैं, ठीक है, ये परफॉर्म होते हैं, जिसमें जो पेशेंट है इसकी जो बॉडी है, ठीक है जी। तो इसमें जैसे कि ऑलरेडी हमने इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको डिस्कस कर लिया, तो इसी में जो इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो आपको इसी के अंदर से ही जो है वो मिल जाएंगे। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो जो बाइटिंग ऑफ टंग, ठीक है, समटाइम इस तरह होता है कि जब ये जो सीजर्स के अटैक होते हैं तो उस दौरान जो बॉडी है वो स्टिफ्ट हो जाती है एक ही जगह पे, यानी कि जिस पोजीशन पे वो पेशेंट होता है वो उसी पोजीशन के ऊपर स्टिफ्ट हो जाता है, स्टिफनेस हो जाती है। और इसके अलावा जो टंग है उसमें टिप पे, यानी ये जो टिप पोर्शन है यह साइड से जो टिथ है उनके अंदर आकर जो बाइटिंग का प्रोसेस है ये परफॉर्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टिफनेस एकदम से आ जाती है ड्यूरिंग सीजर्स अटैक, ठीक है। हेड ट्रॉमा का प्रोसेस जो है वो इसमें परफॉर्म होता है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये इसमें आती हैं, और इसका जो मेडिसिन है वो एंटी कन्वल्सिव और जो एंटी एपिलेप्टिक जो मेडिसिन हैं वो इसमें जो है वो यूज़ की जाती हैं एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स थे अबाउट द नर्वस सिस्टम। तो ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।